हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं जीतू मुल्सवानी फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, यानी कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। और ये इसका लेसन नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 लेसन अपलोड कर चुके हैं और ये उसका चौथा पार्ट है। तो अभी तक की जो कहानी थी उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी कणों के निकाय से। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें बहुत सारे कण और वो बहुत पास पास है, जैसे कि पेंसिल या बॉटल या ये रिमोट या ये कीबोर्ड, जो भी मेरे आसपास मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को अपने आसपास जो दिख रहा है, जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो उसमें किस किस तरीके की गति पॉसिबल है, ठीक है ना, कैसी कैसी गतियां वो कर सकता है, वो सारी चीजों के बारे में अपन ने बात करी। उसके बाद अपन ने द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करी कि भाई किसी भी वस्तु में कोई ऐसा पॉइंट जो होता है, हो सकता है वस्तु के अंदर हो सकता है वस्तु के बाहर हो। जैसे मैंने आपको रिंग बताया था तो उसके बिल्कुल बीच में था जहां पे कोई द्रव्यमान नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे उसका द्रव्यमान केंद्र था। तो एक ऐसा बिंदु जहां पे उसका सारा का सारा द्रव्यमान यानी मास कंसंट्रेटेड हो, ठीक है ना, एक ही जगह पे केंद्रित हो जाए, अटक जाए जाके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र। फिर अपन ने अलग अलग सिस्टम्स के लिए द्रव्यमान केंद्र भी निकाले, ठीक है, कुछ बेसिक से एग्जांपल्स है कि फिर एक रॉड देखी कि भाई जब कॉन्टिन्यूअस चीज आ जाती है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिस्टम, ठीक है, r डॉट dm करते हैं या x डॉट dm करते हैं, तो वो भी अपन ने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, मतलब हमारे लास्ट लेसन में, थर्ड लेसन में, उसमें अपन ने बात किसके बारे में करी थी कि भाई अगर सेंटर ऑफ मास ना मोशन कर रहा है ना, गति कर रहा है, तो किस किस तरीके से उसकी गति हो सकती है, बाह्य बल लगेंगे या आंतरिक बल लगेंगे, तो उस केस में द्रव्यमान केंद्र जो है किस किस तरीके से चेंज होगी, उसकी मोशन की बातें वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें हम प्रीवियस लेसन के अंदर कवर करके आ चुके हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो ऑलरेडी आप सब उससे फेमिलियर हो। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पहले कभी कवर किया था, ठीक है, 3 या 4 कोई चैप्टर था एक जिसमें अपन ने इसके बारे में बात करी थी, जहाँ पे सर्कुलर मोशन अपन ने पढ़ा था। तो जब सर्कुलर मोशन अपन ने पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको कुछ पैरामीटर्स बताए थे, ठीक है, जैसे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। बस वही चीजें अपने को वापस पढ़नी पर थोड़ा सा अप वाले लेवल में ना। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि ये चीजें अपने बाद में भी काम आएगी, तो बस उसको एक बार छोटा सा ना क्विक रिवीजन लेंगे, ठीक है। मुश्किल से आपके 20-25 मिनट के अंदर ही क्विक रिवीजन खत्म हो जाएगा और फिर अपन इसकी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे सरल रेखा में गति की 3 समीकरणें थी, ठीक है ना, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे भी कुछ इक्वेशंस होती है, वही 3 इक्वेशंस, ठीक है, वो अपने को आज पढ़नी। तो आज का हमारा टॉपिक जिससे आप बहुत फेमिलियर हो, कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा और कोणीय त्वरण अल्फा, जिसको अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे कि मेरा प्यारा सा हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको मैंने काट पीट के यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना, जुगाड़ से। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि मैंने जब वो भी पढ़ाया था, जब वो वाला लेसन पढ़ाया था, तो भी मैंने आपको बोला था कि हम लीनियर मोशन जो होता है, रेखिक गति जो होता है, उसके जो 3 पैरामीटर्स है, कौन कौन से, विस्थापन, वेग और त्वरण, उसको सीधा सीधा हम कोरिलेट करते हैं किससे, जब अपन घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। घूर्णन गति में 3 पैरामीटर्स होंगे, थीटा, ओमेगा, अल्फा, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ठीक है। अब देखो जब अपन सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में एक ही पार्टिकल होता है, एक ही वस्तु होती है जो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड, एक फिक्स्ड त्रिज्या के अराउंड जो है से गोल 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 घूमती रहती है, एक पॉइंट हमारा फिक्स होता है। लेकिन जब अपन घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक अक्ष के अबाउट, एक अक्ष के परिध चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हर कण की त्रिज्या अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कोई हमारी बॉडी है मान लो, और मान लीजिए कोई भी रैंडमली मैंने बॉडी बना दी और ये इसका रोटेशन एक्सिस है, जैसे कि पंखा या कोई भी चीज जो कि घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पर। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना अपने को, हमारे फिरोज बिहारी ने बड़ी मेहनत से सिलेंडर बनाया था, वो दे दो आप। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई अगर पार्टिकल है, कोई कण है, तो उसकी जो गति होगी उसकी त्रिज्या कुछ इस तरीके से होगी। दूर अगर कोई पार्टिकल है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो उसकी त्रिज्या कुछ इस तरीके से होगी। बेसिकली अलग अलग कणों की त्रिज्याएं क्या क्या होती है यहाँ पे, अलग अलग होती है। जबकि
जब अपन सिर्फ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक कण के बारे में कहानी चलती है, ठीक है। सो बस वही चीज़ अपन यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो एक तरफ मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ रेखीय गति और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ घूर्णी गति, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं लीनियर मोशन, इंग्लिश में भी जानना जरूरी है भाई, और इसको अपन बोलते हैं रोटेशन मोशन। वो भी कौन सा? प्योर। तो ये रोटेशनल मोशन, रोटेशन बोलो या रोटेशनल बोलो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो इन दोनों के पैरामीटर्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो यहां पे जैसा कि आप सब जानते हो, सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है विस्थापन, कि भाई वस्तु अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह जा रही है, मतलब एक तरीके का ट्रांसलेशन मोशन के बारे में अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है। इसको बोलते हैं स्थानांतरण गति, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो एक्चुअली यहाँ पे अपन स्थानांतरण गति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ट्रांसलेशन मोशन बोल रहे हैं। तो विस्थापन में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भाई कोई वस्तु अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह जाएगी, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई विस्थापन तो क्या करेगी। उस विस्थापन को अपन यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करा था? एक्स से, जिसका ऐसा यूनिट हमारा क्या होता था? मीटर। तो इसका यूनिट यानी मात्रक क्या होता हमारा? मीटर। ऐसे ही हमने एक दूसरा पैरामीटर पढ़ा था, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं वेग। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी विस्थापन चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। तो समय के अकॉर्डिंग विस्थापन किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको अपन बोलते हैं वेग। मान लो कोई वस्तु 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है, दूसरी वस्तु 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय करती है, तो पहले वाले का वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हर सेकंड उसकी विस्थापन जो है वो 2-2 मीटर से बढ़ती जा रही है, जबकि दूसरी वस्तु के अंदर विस्थापन हर सेकंड 3-3 मीटर से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ जाता था, जिसको अपन बोलते थे x/t, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला था वेग का। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे तात्क्षणिक वेग निकालना होता था तो मैं क्या करता था? तात्क्षणिक वेग के लिए मैं dx/dt करता था, यानी मैं x का t के सापेक्ष अवकलन करता था। यहाँ पे मेरे पास यूनिट आ जाता था मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और समय का होता है सेकंड, तो हमारे पास यूनिट आ जाता था मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अपन ने लास्ट में बात करी थी त्वरण के बारे में। तो त्वरण क्या है कि भाई वस्तु का वेग किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु जो है उसका वेग हर सेकंड मान लो 2-2 मान, अब चेंज करते थोड़ा, 1-1 से चेंज हो रहा है। मतलब पहले उसका वेग 0 रहा, फिर उसका वेग 1 हो गया, फिर उसका वेग 2 हो गया, वेग विस्थापन नहीं, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो हर बार उसका वेग 1-1 से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऐसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वीय त्वरण उसके ऊपर लग रहा है, यानी उसका वेग हर सेकंड 9.8 से बढ़ रहा है। मान लो वस्तु अगर यहाँ पे तो इसका वेग 0 होगा, 1 सेकंड बाद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लग जाएगी, दूसरे सेकंड बाद 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लग जाएगी, तीसरी बार मल्टीप्लाई कर लेना ठीक है। तो इस तरीके से 9.8 से उसका वेग जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया वेग बटा समय, ठीक है ना। यहाँ पे भी अपन सारी चीजें किसके सापेक्ष देख रहे हैं? समय के सापेक्ष, क्योंकि समय को अपन ने एक तरीके से रेफरेंस मान रखा है। तो यहाँ पे त्वरण हमारे पास आ जाता था v/t के, ठीक है। अच्छा, वेग को किससे बताते हैं अपन? v से, और त्वरण को a से। और अगर हमें तात्क्षणिक त्वरण चाहिए होता है तो हम dv/dt कर देते हैं। यूनिट तो आसान ही है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें अपन ने ऑलरेडी रेखीय गति के अंदर या ट्रांसलेशन मोशन के अंदर, स्थानांतरण गति के अंदर देख ली थी। जब अपन घूर्णन गति के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि वस्तु एक ही फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, एक अक्ष के अबाउट, अक्ष के परिध घूम रही, गोल 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 इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रही है, सो बेसिकली वो अपनी जगह से उठ के कहीं गई नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? घूर्णी गति, रोटेशन मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन के बारे में बात नहीं चल रही है, ठीक है।
तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि एक वस्तु अपनी जगह पे एक एक्सिस के अबाउट, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट, एक मतलब नियत अक्ष जो है उसके परिध घूम रही गोल गोल, तो जा तो वही नहीं रही है, लेकिन जैसे पंखा है, पंखे की ब्लेड है, तो पंखे की ब्लेड किसी टाइम पे यहाँ पे थी, थोड़े टाइम बाद वो आगे पहुंच गई, फिर थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पहुंच गई, फिर थोड़े टाइम में वो यहाँ पहुंच गई मेरी तरफ। सो बेसिकली उसकी पोजीशन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। देखो जुगाड़ से पेंसिल मिल गई मेरे को, तो जैसे वो यहाँ पर है, अभी ब्लेड यहाँ पर है, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पर आई, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पर आई, फिर थोड़े टाइम बाद वो मेरी तरफ आ गई। सो बेसिकली वो क्या हो रही है, गोल गोल घूम रही है। घूम रही है तो ऑब्वियसली क्या क्या होगा, सेंटर के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रही होगी, केंद्र के साथ कुछ ना कुछ कोण बना रही होगी, या अपने अक्ष के परिध कुछ ना कुछ कोण बना रही होगी। तो वो कोण जो बना रही है एक्चुअली वही उसका विस्थापन है। बस उसका यहाँ पे नाम चेंज होके क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। ये जो कोणीय विस्थापन है जिस दर से चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोणीय वेग। फिर कोणीय वेग जिस दर से चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोणीय त्वरण। ठीक है, ये सारी कहानी है हमारी किसके बारे में, जैसे रोटेशन मोशन के बारे में। तो बस ये सारी चीजें अपने को लिखनी है। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, कोणीय विस्थापन, जिसको अपन यहां पे किससे बताने वाले हैं, थीटा से। ठीक है ना, जिसका जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन। ठीक है, इसका मात्रक हो गया हमारे पास रेडियन, जिसको अपन शॉर्ट में RAD लिख देते हैं, क्योंकि कोणों को मापने के लिए जो उसका ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन। आप तो डिग्री में भी सकते हो, लेकिन चाहिए किसमें, रेडियन में, क्योंकि उसका ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है कोणीय वेग। तो जो आपका कोणीय वेग है वो क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली जैसे ये विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर था, तो ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी थीटा बटा टी होगा। ठीक है, इसमें भी अगर मैं आपसे तात्क्षणिक कोणीय वेग पूछ लूं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। यूनिट निकालना बहुत आसान, जैसे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड किया था, यहाँ पे रेडियन प्रति सेकंड करेंगे, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन प्रति सेकंड। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कोणीय त्वरण के बारे में बात करते हैं। वैसे यहाँ पे अपन कोणीय त्वरण के बारे में बात करते हैं, वो किसके बराबर हुआ, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा बटा टी। ठीक है, अब देखो अल्फा जो है, अगर मुझे तात्क्षणिक कोणीय त्वरण निकालना है तो अल्फा बराबर हो गया डी ओमेगा बटा डी टी। यूनिट देखते हैं इसकी, क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे पहले उसकी निकाली थी, वेग की हो गई मीटर प्रति सेकंड, सेकंड से डिवाइड करा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ओमेगा की हो गई रेडियन प्रति सेकंड, सेकंड से डिवाइड करा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो गई। तो ये पूरी कहानी है हमारी ट्रांसलेशन मोशन, यानी जिसको अपन स्थानांतरण गति बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ घूर्णी गति के बारे में। तो बस चीजों को कोरिलेट करते हुए चलना है, हमारा काम हो जाएगा। बस ट्रांसलेशन में वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन घूर्णी गति में वस्तु दूसरी जगह नहीं जा पा रही है, वो बस एक ही एक्सिस के अबाउट गोल 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 बेचारी घूमती जा रही है, और कहीं बेचारे को जाने हम दे नहीं रहे, क्योंकि हमने उसके अक्ष को पकड़ रखा है कि भाई तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसा ना पंखा घूमते 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 कहीं और पहुंच जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपन ने उसके अक्ष को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, तो जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में अपने को पढ़ना है, बस एक एक को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे अपन। चलिए, तो पहला है हमारा कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन बहुत इजी है, वृत्तीय गति करती हुई, यहाँ पे हम वृत्तीय की जगह वर्ड यूज करेंगे घूर्णन गति करती हुई। ठीक है ना, यहाँ पे अपन बोलेंगे घूर्णी गति करते हुए। वृत्तीय में अपन ने बोला था वृत्तीय गति करते हुए, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे घूर्णी गति करते हुए। तो घूर्णी गति करते हुए कोई वस्तु किसी निर्देश रेखा, यहाँ पे निर्देश रेखा एक्चुअली हमारी क्या है, उसका रोटेशन एक्सिस, यानी उसका अक्ष, घूर्णन अक्ष। वो निर्देश तंत्र है, निर्देश रेखा है क्या, घूर्णन अक्ष। ठीक है, से जो कोण बनाती है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, सिंपल सी चीज। ठीक है, जैसे कि ये वस्तु जो है वो घूर्णन गति कर रही, मान लो। ठीक है ना, हमने किसी भी एक छोटे से पार्टिकल के बारे में बात कर ली, उसके तो वो यहां पर थी, किसी समय पर वो यहां पर थी, वो उसकी प्रारंभिक अवस्था है ए। कुछ समय बाद वो यहां से यहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका रोटेशन एक्सिस कुछ ना कुछ रहा होगा, मान लो ऐसे गोल 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 घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना,
मान लो कोई चीज ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है, ठीक है। अगर कोई वस्तु ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रही है, जैसे कि मेरी बॉटल है, मान लो ये बॉटल ही हुई, ऐसे 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 घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है ना, ऐसे अपने अक्ष पे घूमती जा रही है। तो घूमने के बाद क्या होगा, देखो वो कुछ ना कुछ कोण बनाएगी केंद्र पर, है ना। ये रोटेशन एक्सिस इसका है, मतलब बिल्कुल इसके सेंटर से पास होके जा रहा है ना। ये पेंसिल मान लो ये बोर्ड के अंदर जा रही है, तो ये जो चीज है, ओहो, ये जो चीज है इसके अबाउट ये गोल 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 ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो ऐसे घूम रही है, तो ये जो इसने केंद्र पे कोण बनाया है, ये क्या है, थीटा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी विमा के बारे में बात करूं तो ये विमाहीन है, क्योंकि इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं जो थीटा होता है, रेडियन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। तो एक विमाहीन राशि है, क्योंकि सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर L बटा R, यानी चाप बटा त्रिज्या। तो वो तो बेसिक फॉर्मूला है जो अपने सेकेंड चैप्टर में कभी कर लिया था, ठीक है ना। जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, नई नई फिजिक्स स्टार्ट की थी, तब सेकेंड चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मात्रक रेडियन या डिग्री हो सकता है, ऐसा ही अगर आपसे कोई पूछे तो रेडियन, अदरवाइज आपका डिग्री, ठीक है। बाकी अपन जानते ही हैं कि अगर एक कंप्लीट चक्कर उसने लगाया है तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। अदरवाइज उसको अपन बोल सकते हैं कि वो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी, या हम बोल सकते हैं कि उसने एक चक्कर कंप्लीट करा है। तो एक चक्कर में जो कोणीय विस्थापन होता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन का। मैं बोलूं एक पंखा 10 बार घूम गया तो उसका कोणीय विस्थापन कितना होगा, आप बोलोगे सर सिंपल है, 2 पाई रेडियन एक चक्कर में बना रहा था, तो 10 चक्कर में 10 गुणा 2 पाई यानी 20 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो उसका कोणीय विस्थापन अपन चक्करों की संख्या के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। एक और चीज, कोणीय विस्थापन एक अक्षीय सदिश राशि है, याद करिए। तो 4th चैप्टर में जब अपन ने बात करी थी सदिशों के बारे में, तो 4th चैप्टर में अपन ने वहां पे एक बात करी थी अक्षीय सदिश, ठीक है ना। तो नॉर्मल सदिश अपन ने पढ़ा ही था, एक अक्षीय सदिश पढ़ा था, जो सदिश सिर्फ और सिर्फ अक्ष के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। याद करो मैंने वहां पे बोला था जब अपन घूर्णन गति पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत हेल्प करेगा ये हमारी अक्षीय सदिश नाम की चीज। तो ये वस्तु भी इस एक्सिस के अबाउट देखो ऐसे गोल 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 घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। तो ये जो थीटा अपन ने लिया है ये एक अक्षीय सदिश है। अब ऑब्वियसली बात है, सदिश है तो सदिश की कोई ना कोई दिशा होगी, ठीक है ना। और किसके अबाउट होगी, किसकी दिशा में होगी, इसका नाम अक्षीय क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक वस्तु जो है किसी अक्ष के परिध घूम रही है, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो अब क्या है भाई कि अगर ये किसी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है तो इसकी दिशा जो है अक्ष के परिध, मतलब अक्ष की दिशा में ही होगी। क्योंकि वस्तु देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो अपन राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, सिंपल। तो देखो वस्तु ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे कर्ल फिंगर करनी है, देखो ना अपनी हाथों कैसे मोड़ना है। तो मोड़ने के बाद मुझे समझ आया कि जिसका अक्ष है ना उसकी दिशा में इसकी जो दिशा होगी थीटा की, वो कहां की तरफ होगी, बाहर की तरफ, अगर वस्तु एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो, ठीक है ना, आप लोगों के कैमरा की तरफ। आई होप सबको क्लियर होगा। देखो ऐसे घूम रही है ना तो दिशा कहां पे हो गई, अंदर की तरफ, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। जैसे देखो हमारे पास वो खिलौना था ना जो अपन ने पहली क्लास में यूज करा था, वही है हमारे पास। तो जैसे मान लो अगर ये वस्तु ऐसे घूमना चाहती है ना उधर की तरफ, अब तुम्हें रोटेशन दिखाएं कैसे, देखो जैसे ये इसके ऊपर है ना एक स्माइली हमने बना दिया फिरोज भैया के कहने पे कि बच्चों को दिखेगा कैसे। तो देखो ऐसे घूम रही है ना, ये देखो ऐसे। तो अब देखो हम खुद ही डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि ये यूं घूम रही है ना, यूं घूमने आई, तो ये क्योंकि ऐसे घूम रही है ना, ऐसे यूं 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 यूं, तो आप खुद ही सोचो ऐसे दिशा गई, ऐसे देखा ये आपका यूं घूम रहा है यूं, तो ये ऐसे जा रही है ना, मैंने इसको पकड़ लिया तो ये ऐसे घूम रही है। तो ऐसे घूमने के बाद देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ। तो ये जो इसका रोटेशन एक्सिस है इसकी दिशा में, इसकी दिशा कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये रहा इसका रोटेशन एक्सिस, तो इसकी दिशा कहाँ आएगी, इसके अंदर ऊपर की तरफ। ये थंब मेरा दिख रहा है ना, इस दिशा में ये अगरबत्ती हमने फिट करी है, ठीक है, जुगाड़ हम करते रहते हैं, तो ये ऊपर की तरफ होगी। आई होप सबको क्लियर है। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं घूम रही है, मान लो ऐसे नहीं घूम करके ऐसे घूम रही है इस दिशा में, अब देखो ऐसे घूम रही है ना, ध्यान से देखो, अभी ऐसे घूम रही है, अब कैसे घूम रही है, ऐसे यूं यूं। अब देखो ये कैसे घूम रही है, ऐसे। अगर ये ऐसे घुमाऊंगा इसको, हाँ देखो एरो के डायरेक्शन में घूम रहा है ना, ये देखो, तो आप खुद से भी इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखो यूं घूम रही है,
एरो के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऐसे, तो यूं घूम रही है यूं, तो दिशा कहाँ आई, मेरी तरफ, यानी इसके रोटेशन एक्सिस के अबाउट जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, यानी मेरी दिशा की, मेरी तरफ। ठीक है, तो ऐसे अपन किसी भी वस्तु के लिए विस्थापन की जो दिशा है, कोणीय विस्थापन की दिशा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो, एक रिलेशन है बहुत प्यारा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो रिलेशन आप समझे। एक रिलेशन है जो अपन ने निकाला है रेखीय विस्थापन यानी x और कोणीय विस्थापन यानी थीटा में। तो देखो बच्चों, बहुत आसान रिलेशन है, लेकिन ना इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा भारी काम है, तो समझे ना, बहुत अच्छे से समझना। मान लो किसी प्लेन में वस्तु ऐसे घूम रही है, मान लो कोई डिस्क या कुछ ऐसा है हमारे पास जैसे घूम रहा है, और मान लो ये इसका रोटेशन एक्सिस है, ये रहा बीच से जो जा रहा है, ये इसका रोटेशन एक्सिस है। आई होप फील तो आया होगा सबको। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर देखो बॉडी यूं 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 रोटेट कर रही है, और इसका रोटेशन एक्सिस कहाँ पे, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, वस्तु की गति की दिशा ये रही, ऑब्वियसली जिस दिशा में वो गति कर रही है उस दिशा में उसका विस्थापन भी होगा, तो इसकी एक्स की दिशा भी यही है। चलो अपन ने इसको यहाँ पे एस लिया ना, तो उसको ऐसे ले लेते हैं, एस मतलब विस्थापन, एक्स लो या एस लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जैसे यहां से यहाँ पे जा रही है तो ये इसका एस है, ये किसकी दिशा है, उसकी एस की दिशा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है ना रोटेशन एक्सिस से बाहर की तरफ जो बाहर निकल रहा है, यानी आपकी घूर्णन अक्ष जो दूरी है उसको अपन ने बोला आर वेक्टर। वैसे तो यहां से यहां तक की दूरी ली जाएगी, लेकिन क्योंकि दिशा चाहिए तो हमेशा वो बाहर की तरफ ही होती है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है वस्तु ऐसे घूमना चाहती है ऐसे, तो कहीं ना कहीं इसका ओमेगा जो थीटा आएगा वो कहां की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, यानी इसका जो थीटा है वो कहां की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। अब मुझे पता है कि जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, एस बटा आर के, यहां से एस किसके बराबर आ गया, थीटा इंटू आर के, नो डाउट सही है। लेकिन फॉर्मूला तभी वैलिड है जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब थीटा आर और एस तीनों अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो ये फॉर्मूला वैलिड है, जो अभी इस केस में। ठीक है ना, पर मान लो जब आपकी जो डिस्क है वो कुछ इस तरीके से रोटेशन करने लग जाए। ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको फील देने के लिए और अच्छे से बना देता हूं। तो मान लो ये इस तरीके से गति कर रही है ना, डिस्क टिल्ड हो गई। अब परेशानी, क्योंकि आर की दिशा ये रही, ठीक है ना, एच की दिशा तो अभी भी यही है, लेकिन तुम्हारे ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो कहीं ना कहीं जो तीनों की डायरेक्शन, अब जो कोण है ना वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर तीनों के कोण जैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये अंदर की तरफ जाना चाहती है, ये बाहर की तरफ जाना चाहती है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो है ना, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये पेंसिल मान लो इसकी दिशा को बता रही है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और जो हमारा रोटेशन एक्सिस आ रहा है वो भी बिल्कुल ऊपर की तरफ है, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखो मस्त है ना, एक दूसरे के लंबवत दिख रहा होगा सबको, है ना, देखो लंबवत है तीनों एक दूसरे के। अभी मेरे को ना ज़्यादा देर तक पकड़ने में समस्या होगी, तो आई होप सबको क्लियर है। ये देखो एक दूसरे के लंबवत है और ये रोटेशन एक्सिस। लेकिन अगर ये टिल्ड हो जाए, यूं हो जाए, अभी देखो ना आपकी जो डिस्क है वो यूं रोटेट हो गई, यूं टिल्ड हो गई, तो ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे के लंबवत है, लेकिन जो आपका घूर्णन अक्ष मान लो वो इधर ही है, तो कुछ ना कुछ कोण चेंज होगा। तो उस केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत है। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन ये है कि हमें यहाँ पे एक दूसरा और चीज लेनी पड़ेगी जिसको अपन साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अपन टॉर्क में पढ़ेंगे, बलागुण में। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई तीनों क्योंकि सदिश राशियां हैं और s बराबर थीटा और r से प्राप्त हो रहा है, तो अपन इसके क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अगर मेरे को s की वैल्यू चाहिए ना तो वो r वेक्टर और थीटा वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगी, सदिश गुणा से मिलेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना कि मुझे अगर s की वैल्यू चाहिए r से और थीटा से, अगर मेरे को s की वैल्यू चाहिए r से और थीटा से, ध्यान से अच्छे से सुनना मेरी बात, आपका r इस दिशा में है, थीटा आपका इस दिशा में है, मैं चाहता हूं कि मेरे को s मिल जाए, और x एक्चुअली है कहां पे, प्लेन के अंदर। s कहां पे, प्लेन के अंदर। देखो ये रहा प्लेन के अंदर, है ना, यहां पे बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थीटा एक्चुअली यहां पर है ना, ये थीटा है तुम्हारा, वहां से यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर है।
तो मैंने इसको यहाँ पे बना दिया अभी रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आपका थीटा ऊपर है, आपका आर नीचे है और आपको एस तक पहुंचना है। तो आप क्या करोगे, आप आर से थीटा की तरफ जाओगे, आप आर से थीटा की तरफ जाओगे। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूं मैं, आप सबको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से अगर मान लो सी वेक्टर प्राप्त होता है तो अपन क्या करते हैं, इफ दिस इज योर ए वेक्टर, मान लो इसी प्लेन में एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं, अगर मैं ए से बी की तरफ जाता हूं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन थंब रूल का यूज कर सकते हैं, स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं, जिसका भी यूज करना चाहो। अगर मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, ध्यान से सुनना सब बच्चे, ये ऐसा करा है, ये ब्लैक वाला ए वेक्टर है और ब्लू वाली पेंसिल बी वेक्टर है। तो देखो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, अगर मैं कौन ए से बी की तरफ लूं, ए से बी की तरफ, तो रिजल्टेंट कहां आएगा, आपकी डायरेक्शन में, ठीक है। सेम चीज मैं यहां बोल रहा हूं। अब मैंने इनको लंबवत कर दिया, तो ये रहा आपका आर, ये रहा आपका थीटा। तो अगर मैंने आर से थीटा पे गया, मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं आर से थीटा की तरफ गया तो मेरा रिजल्टेंट बाहर आ रहा है, लेकिन मुझे तो रिजल्टेंट यानी एस अंदर की तरफ चाहिए। तो मुझे कौन कहां से कहां पे लेना पड़ेगा, थीटा से आर, थीटा से आर, थीटा से आर, देखो अंदर चला गया, थीटा से आर। इसका जो करेक्ट रिलेशन आएगा, एस वेक्टर बराबर किसके इक्वल आएगा, थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये है रिलेशन हमारे रेखीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन में। यहां पे बस अपन ने उसको एस ले लिया, ठीक है ना, बस इतना सा चेंज है। तो आई होप ये कहानी सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझाना, ठीक है, 3D में समझाना बहुत भारी काम है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। चलो आगे देखते हैं अपन। अच्छा देखो मैंने बना भी दिया डायग्राम और पूरा क्लैशेस हो गया इसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो ये मैंने थंब रूल बताया आप लोगों को, ठीक है ना। आई होप थंब रूल सबको समझ आया होगा। ऐसे जा रही है चीज तो बाहर की डायरेक्शन में, ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज तो अंदर की डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन कोणीय वेग के बारे में। तो कोणीय वेग भी सिंपल ही है। अगर कोई वस्तु, अभी हम बोल रहे हैं हमें कैसी गति करानी है, उसको घूर्णी गति करवानी है ना। कर तो एक्चुअली वृत्तीय गति रही है, लेकिन घूर्णी गति पढ़ रहे हैं तो वही लेने वाले हैं। तो अगर कोई वस्तु घूर्णनी गति कर रही है तो उसके कोणीय विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा है उसको कोणीय वेग बोलेंगे, ठीक है। जैसे वहां पे अपन बोलते थे ना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग। यहां पे भी यही बोल रहे हैं कि कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। निकलेगा कैसे, वही कोण बटा समय, तो वे थीटा बटा समय, ठीक है। बस अगर मैं तात्क्षणिक कोणीय वेग के बारे में बोल रहा हूं तो डी थीटा बटा डी टी हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा तात्क्षणिक हो गया। देखो यूनिट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। ये रेडियन में है, ये सेकंड में है, तो इसकी यूनिट आ गई रेडियन प्रति सेकंड। यहाँ कहीं जगह इसको डिग्री प्रति सेकंड भी लिखते हैं, लेकिन रेडियन प्रति सेकंड स्टैंडर्ड है। ये विमाहीन है, इसकी विमा कितनी होती है सेकंड की 1, लेकिन ऊपर जाके कितना हो जाएगा -1, तो इसकी विमा हो गई, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, t की पावर -1, ठीक है। m0 l0 t की पावर -1। मात्रक मैं आपको बता ही चुका हूं, रेडियन प्रति सेकंड या फिर डिग्री प्रति सेकंड। ये भी एक अक्षीय सदिश राशि है जैसे वो थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी दिशा भी निकालने के लिए हमें उसी थंब रूल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कोई वस्तु इस तरीके से वृत्ताकार पथ में घूम रही है और ये उसका रोटेशन एक्सिस है, ठीक है ना। आप समझो एक चकती है, रोटेशन एक्सिस ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसी चकती है। अब चकती तो मैं बना नहीं पाऊंगा, मेरा हाथ ही है, तो इसका रोटेशन एक्सिस ऐसे ही जाएगा, जैसे मैंने भी आपको सिलेंडर वाले एग्जांपल दिया था, तो है ना। अब सेम चीज है, मान लो अगर ये ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, मैंने डायग्राम भी शायद बना ही रखा होगा, हाँ ये रहा। तो ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी पॉइंट पे जो वेग की दिशा है वो कहाँ की तरफ आएगी, अंदर की तरफ। आर हम बोल ही चुके हैं, वो इधर की डायरेक्शन में आएगा, मैं इधर बना देता हूँ, इट विल बी मच बेटर। तो ये आर की डायरेक्शन यहाँ आ गई। इस पॉइंट पे ये देखो कहाँ गति करी, अंदर अंदर अंदर। इस पॉइंट पे गति दिशा का है अंदर, ठीक है ना, अंदर की तरफ।
तो देखो अब अंदर को 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम डायरेक्शन ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब है अंदर जा रही है, इस एरो का मतलब क्या है, डायरेक्शन कहाँ जा रही है, अंदर, ऐसे कट करके बिल्कुल अंदर की तरफ, क्योंकि बनाना तो पॉसिबल है ना अंदर की तरफ, इसीलिए। सो अपन यहाँ पे बना देते हैं बेटा अंदर की तरफ ऐसे। वैसे फिजिक्स में अगर कोई भी वेक्टर प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा हो, तल के अंदर की तरफ जा रहा हो, तो हम उसको फिजिक्स में क्रॉस से बता सकते हैं। और अगर कोई चीज तल के बाहर की तरफ आ रही है, जैसे इस पॉइंट पे बाहर की तरफ आ रही है ना, घूम करके पूरा इसमें तो बाहर की तरफ ही आएगी, तो जो वेग की डायरेक्शन जो बाहर की तरफ आ रही है उसको अपन डॉट से बता सकते हैं। तो अगर कोई सदिश अंदर की तरफ जा रहा है तो उसको फिजिक्स में क्रॉस से, और बाहर की तरफ आ रहा है उसको अपन डॉट से बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं सब बोल सकता हूँ कि जो वेग है ना वो अंदर की तरफ है, तो उसकी जगह मैं क्रॉस भी बना सकता हूँ कि जो वेग की दिशा है वो कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस क्या बता रहा है कि वेग क्या है, अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ। तो देखो भाई सेम चीज है, ऐसे घूम रहा है ये ऐसे कर्ल की तरह, तो ओमेगा की डायरेक्शन का हमारे पास ऊपर, क्योंकि अक्षीय सदिश राशि है। ठीक है ना, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। ओके, यहां पे देखिए अगर कोई वस्तु एक समान घूर्णी गति कर रही है, एक समान घूर्णी गति कर रही है, तो ओमेगा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, और वो असमान घूर्णी गति कर रही है तो उस केस के अंदर जो ओमेगा है वो क्या रहेगा, समय के साथ चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी जैसे अपन बोलते थे ना कि अगर वस्तु का वेग जो है वो नियत है, मतलब वो एक समान रूप से चल रही है, त्वरण 0, लेकिन अगर उसका वेग समय के साथ बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई त्वरण है। इन द सिमिलर वे अगर कोई वस्तु घूर्णी गति कर रही है, गोल 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 घूम रही है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अगर उसका ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब समय के साथ उसका ओमेगा चेंज नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा जो पंखा है ना वो 200 आरपीएम से घूम रहा है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, वो भी ओमेगा की यूनिट है। इससे घूम रहा है, घूमे जा 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 रहा है, 200 से घूम रहा है, तो वो ओमेगा कांस्टेंट हो गया। लेकिन मान लो कभी 200 है, कभी 202 हो गया, कभी 203 हो गया, कभी 205 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, मतलब समय के साथ साथ क्या हो रहा है, उसका ओमेगा क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन बोलेंगे वो असमान घूर्णी गति में। ठीक है, मतलब उसके लिए कोई ना कोई कोणीय त्वरण होगा, जैसे वहां पर अपन ए बोलते थे। तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। रिलेशन बिल्कुल सिमिलर ही है, जैसे वहां पे हमारे पास थीटा में, एल में और आर में रिलेशन आता था, तो यहाँ पे एस में रिलेशन जो अपन बोलते थे, तो यहाँ पे हमारे पास वी में, ओमेगा में और आर में रिलेशन आएगा। सिंपल है निकालना, यू नो दैट, हम जानते हैं कि वी किसके बराबर होता है, dx बटा dt के। ठीक है ना, अपन ने यहाँ पे x की बजाय क्या लिया है, s, अपन ने s लिया है। और पुराने रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, पुराने रिलेशन के अकॉर्डिंग जो s है वो किसके बराबर होता है, r इंटू थीटा के। तो ये देखो r इंटू थीटा के। अब देखो अगर कोई वस्तु घूर्णी गति कर रही है, तो मैंने आपको क्या बोला था, समय के सापेक्ष उसके जो r की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि बॉडी रिजिड है, ठीक है ना, दृढ़ है, उसका शेप वेव चेंज नहीं हो सकता, दो कणों के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। तो r इसमें क्या है, कांस्टेंट, r क्या है इसमें, कांस्टेंट। तो कोई चीज अगर कांस्टेंट होती है तो डिफरेंशिएशन में हम उसको बाहर पटक सकते हैं, r कांस्टेंट हो गया, ये होगा d थीटा बटा dt। और ये क्या है, d थीटा बटा dt क्या होता है, ओमेगा। तो हमारे पास v बराबर किसकी को लाया, r इंटू ओमेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कुछ नहीं करना, जैसे जो s है वो r इंटू थीटा के बराबर है, जो हमारा v है वो r इंटू ओमेगा के बराबर है। वैसे अभी अपन a पढ़ेंगे तो r इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा, r से गुणा करना है और कुछ नहीं, पर फिर भी इस तरीके से अपन डिराइव कर सकते हैं। तो देखो ओमेगा से r की तरफ जाना ना अपने को, तभी तो अपन अंदर जा पाएंगे, ओमेगा से r की तरफ, ओमेगा से r की तरफ, तभी अंदर जाएंगे। तो ऐसे जाना अपने को, ठीक है, ओमेगा से r की तरफ। अब कुछ बच्चे सोच लो दोनों रिलेशन सही है, नहीं, ये सदिश राशि है, आप अपनी इच्छा से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओमेगा से r की तरफ जाना पड़ेगा, अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई, डाइजेस्ट हो गई पेट में। तो देखो एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने डाल भी रखा है, थोड़ा फील आ जाए तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहे अपन। तो देखो ये ऐसे घूम रही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये ना घूर्णन अक्ष की दिशा के लिए, ऐसे कलर नहीं दिख रहा हो तुमको,
ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे ही बताते हैं, यूं घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम रही है। तो वही इसने भी 2 पॉइंट लिए, सर्कुलर मोशन पे बताया, वही यहाँ पे डी थीटा इसने बता दिया जैसे अपन ने बोला था, फिर डी थीटा बटा डी टी कर दिया तो ओमेगा मिल गया, ठीक है। वही सारी कहानी है, कुछ अलग नहीं है। पी बिंदु पर वेग की दिशा अंदर की तरफ है, ये जो है ना साइन किसको बता रहा है, वेग की दिशा कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करनी है, वो है बेटा हमारे पास आरपीएम। आरपीएम को हिंदी में बोलते हैं रोटेशन पर मिनट। तो बेटा अगर हमें आरपीएम से मान लो, क्योंकि हमें पता है कि ये भी ओमेगा की यूनिट ही है, ये भी ओमेगा का मात्रक ही है, लेकिन ओमेगा का ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है ना, रेडियन प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पे आरपीएम में अब कुछ सोचो, एक मैं बोल रहा हूँ रोटेशन पर मिनट, जैसे कोई वस्तु 200 रोटेशन कर रही है 1 मिनट में, ठीक है, मान लो कोई वस्तु 200 रोटेशन कर रही है 1 मिनट में, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने करेगी, 200 बटा 60। मैं क्या कह रहा हूं, कोई वस्तु 200 आरपीएम की गति से घूम रही है ना, 1 मिनट में 200 रोटेशन, 1 मिनट में 200 रोटेशन, 200 रोटेशन, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने रोटेशन करेगी, 1 सेकेंड में 200 बटा 60 रोटेशन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में रोटेशन नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि उसका कोणीय विस्थापन कितना है। मैंने आपको पहले बताया था, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बनाती है, तो 200 चक्कर में कितना बनाएगी, 200 गुणा 2 पाई बटा 60। अब ये वैल्यू जो है वो रेडियन प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर हमें आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में जाना हो तो अपन क्या करेंगे, हम 2 पाई से गुणा करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये करेंगे अपन, ये कर देंगे, उल्टे में उल्टा कर देंगे, 60 बटा 2 पाई। तो ये अपने को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा। चलो फिर अपन आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कोणीय त्वरण के बारे में। तो कोणीय त्वरण में भी सेम ही चीज है कि अगर कोई वस्तु घूर्णी गति कर रही है तो ऑब्वियसली बात है उसके कोणीय वेग में जो भी परिवर्तन आ रहा है समय के सापेक्ष, वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया कोणीय त्वरण, ठीक है। कोणीय त्वरण अल्फा वही ओमेगा बटा टी, और तात्क्षणिक के बारे में बात करूं तो डी ओमेगा बटा डी टी, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। और अगर मैं इसकी मात्रा के बारे में बात करूं तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा अल्फा है वो किसके बराबर है, ओमेगा बटा टी के। ये रेडियन प्रति सेकंड है और ये हमारा सेकंड, अल्फा किसके बराबर हुआ, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियन का कोई मात्रक होता नहीं है, सेकंड स्क्वायर का हो गया 1/t स्क्वायर, ऊपर जाके कितना हो गया t की पावर -2। बहुत अच्छे से सिखाई मैंने विमा, ठीक है, तो कोई गड़बड़ मत करना। ये भी एक अक्षीय सदिश राशि है, तो दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। अगर वस्तु ऐसे घूम रही है ना तो ओमेगा थीटा भी ऊपर, ओमेगा भी ऊपर और अल्फा भी ऊपर, तीनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। एक जो चीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अच्छा ये रिलेशन ये भी देख ही लो कि यहाँ पे ए वेक्टर किसके इक्वल है, अल्फा इंटू आर। कैसे आया देखो, ए किसके बराबर होता है, डी वी बटा डी टी के, वी किसके बराबर होता है, आर इंटू ओमेगा के, ठीक है ना। वही आर जैसे पहले बोला था कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास डी ओमेगा बटा डी टी, डी ओमेगा बटा डी टी क्या है, अल्फा। हम लिख देंगे ए बराबर आर इंटू अल्फा, ठीक है ना। और वेक्टर फॉर्म में अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वैसे ही जैसे अभी तक करते आए, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, सुन लो ध्यान से सुनना। अगर ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम है, अगर ओमेगा की डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन सेम है तो वस्तु की गति जो है वो बढ़ेगी। यदि ओमेगा व अल्फा समान दिशा में हो,
तो वस्तु की घूर्णी गति बढ़ेगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है समझाते हैं। अब देखो, मान लो पंखा है, ऐसे 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 घूम रहा है, सब जानते हो। अब मान लो पंखे का जो रेगुलेटर है वो 2 पे है, ठीक है ना। आपने उसको 2 से 3 पे कर दिया, आपने उसको 2 से 3 पे कर दिया। तो जब आपने उसको 2 से 3 पे किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने उसको 2 से 3 पे किया तो आपने एक्चुअली उसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब पंखे ने जो भी बल लगाया, जो टॉर्क लगाया, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे कैसे वृत्ताकार वस्तु घूमती है। तो बेसिकली बात ऐसी हुई कि वो जो वस्तु ऐसे घूमना चाहती थी, उसमें जो बल लगा वो भी उसी की दिशा में लगा। मतलब अगर कोई वस्तु मान लो ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, देखो मेरे से बात सुनना, अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, ऐसे घूम रही है, और आपने बल भी इसी दिशा में लगाया इसको और घुमाने के, तो ये और तेज भागने लग जाएगी। तो यानी अगर ओमेगा की डायरेक्शन अल्फा की डायरेक्शन में हो, या उल्टा बोल सकते हैं कि अल्फा अगर ओमेगा की डायरेक्शन में लग रहा है तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो पंखा 6 पे चल रहा है, सर्दी बहुत लगने लग गई, तुमने रेगुलेटर को कम कर दिया, मम्मी ने बोला ठंड पड़ रही है कम कर, तो तुमने 2 या 3 पे पंखा कर दिया। तो जब तुमने 2 या 3 पे पंखा किया तो अब क्या हुआ, आपका जो त्वरण लग रहा है, कोणीय त्वरण, वो उसकी गति को घटाने की कोशिश करेगा। तो अब ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग। ठीक है, तो अगर ओमेगा और अल्फा सेम दिशा में है तो वस्तु की गति बढ़ती है। ठीक है ना। मान लो वस्तु ऐसे घूम रही है, ऐसे मस्त घूम रही थी आराम से, आपने क्या करा, आपने ओमेगा की डायरेक्शन तो ऐसे है क्योंकि वस्तु ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, वस्तु ऐसे घूम रही है तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई ऐसे, सॉरी गलत रूल यूज कर लिया ये वाला, ऊपर की तरफ। लेकिन है ना, लेकिन अगर मान लो आपने जो ओमेगा लगाया ना, ओमेगा तो इस दिशा में होगा, आपने जो अल्फा लगाया ना वो भी इसी को इसी दिशा में घुमाने की कोशिश कर रहा है और जोर से, है ना। अपन मैरी गो राउंड पे चढ़ते हैं तो ना पैरों से धक्का दे दे के चलाते हैं, हमारे स्कूल में तो बहुत चलाते थे। तो उसी दिशा, उसी के वेग को बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे। तो जो आपने एक्सेलरेशन लगाया वो किस दिशा में था, इसी दिशा में आपने एक्सेलरेशन को और स्पीड अप करने की कोशिश करी। तो अगर अल्फा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वस्तु का वेग बढ़ेगा। लेकिन मान लो वही मैरी गो राउंड जो वो चक्री जो है स्कूल वाली, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो तो आप पैर से उसको रोकोगे, यानी कहीं ना कहीं आप जो अब बल लगा रहे हो, जो अल्फा आप लगा रहे हो, वस्तु की विपरीत दिशा में लगा रहे हो। जैसे आपने पंखे को तेज से धीरा करा, ठीक है ना। तो मान लो अगर वस्तु घूम रही है ऐसे, ठीक है, और मान लो आपकी अल्फा की डायरेक्शन ये है और ऐसे घूम रही है, और आपने उसकी गति को कम करने की कोशिश करी, आपने उसकी गति को कम करने की कोशिश करी और अपने अल्फा यहां लगा दिया। अल्फा यहां पे कैसे लगेगा बेटा, कि भाई वस्तु ऐसे घूम रही है और आप उसमें अल्फा लगा रहे हो ऐसे उल्टा, है ना। आप उसको रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक बल लगा रहे हो, खींच के उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो आप जो बल लगाओगे उसकी विपरीत दिशा में लगाओगे। तो जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो आपका अल्फा ऑब्वियसली कम होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट है ना भाई, अगर वस्तु जा रही किसी वेग से, आपने उसको उसी दिशा में धक्का दिया तो वेग बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वस्तु आगे जा रही है, आपने उसको पीछे पुल करने की कोशिश करी, खींचने की कोशिश करी, तो उस केस में उसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सेम चीज यहां पर भी है, ठीक है। जो अल्फा है वो बढ़ जाता है और अलग अलग दिशा में तो घटता है, ठीक है ना। ये तो वही बच्चों वाली बात हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। मान लो कहीं तुम्हारे पास थीटा दे रखा है 2t² + t + 1, और आपसे पूछ लिया जाता है ओमेगा का मान क्या होगा और अल्फा का मान क्या होगा। जैसे वो ध्यान करो, विस्थापन दे रखा होता था, वेग और त्वरण निकालना होता था, सेम कॉन्सेप्ट। ओमेगा निकालना है ना, d θ/dt, यानी हम विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कितना आएगा, 2t² + t + 1। कुछ नहीं, अलग अलग कर दो। आई होप सबको अब डिफरेंशिएशन आ गया होगा। तो हमने 2 को पहले बार ले लिया, t का अलग कर दिया और 1 का अलग कर दिया, ठीक है। तो t² का कितना होता है, घात आगे आती है, घात कम होती है, तो मतलब हो गया 2t। t का कितना होता है 1 और 1 का कितना होता है 0, तो आंसर कितना आया 2t + 1, ठीक है। और वैल्यू किस में बोलेंगे, अच्छा किस में दे रखा आपने को, रेडियन में। इसका यूनिट अपन क्या बोलेंगे, इस डायग्राम को हम हटा देता हूं, इसका भी कोई काम तो है नहीं।
ये हमारे पास हो गया रेडियन प्रति सेकेंड में, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ओमेगा। अब तुम्हें बोले 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, 50 सेकंड पे, रख दो यार, वैसे आता है आंसर। ऐसे अगर मुझे अल्फा निकालना है तो किसके बराबर हो गया, डी ओमेगा बटा डी टी के। तो 2t प्लस 1 बटा डी टी। तो आपने क्या करा, 2 को बाहर रखा, t का t के सापेक्ष प्लस 1 का t के सापेक्ष। देखो बच्चों, t का t के सापेक्ष हो गया 1 और 1 का 0। तो अल्फा क्या आ गया हमारे पास, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। मतलब ये नियत है, ठीक है। ये मतलब क्या है, नियत है, मतलब उसका जो त्वरण है वो समय के साथ बार बार चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे अपन वहां पे भी करते थे, पर इसके साथ कुछ टी भी आ जाता, बोल देते समय के साथ बार बार चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे जैसे अपन उसमें करते थे। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सब चीजें बहुत आराम से स्मूथली हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो, एक लास्ट है हमारा घूर्णन गति के लिए समीकरण। डिराइव हम नहीं कराएंगे क्योंकि डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं बस, वहां हमने पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट अपन ने पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पे भी तो ऐसी चीजें ही हैं, बस वेग को अपन ओमेगा से, विस्थापन को अपन थीटा से, और a को अपन अल्फा से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो बस क्योंकि अपन प्रारंभिक वेग बोल रहे हैं ना, u क्या है आपका प्रारंभिक वेग, यहाँ पे अपन बोलेंगे ओमेगा और नीचे लगा देंगे 0। कई लोग इसको ओमेगा 0 पढ़ते हैं, कई लोग इसको ओमेगा नॉट पढ़ते हैं, जो आपका दिल करे वो पढ़ लो, मैं ओमेगा नॉट बोल रहा हूं। तो ओमेगा नॉट या ओमेगा 0 जो है ये हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग है, प्रारंभिक कोणीय वेग। ऐसे ही ओमेगा क्या है, सिर्फ ओमेगा, ओमेगा नॉट प्रारंभिक हो गया और ओमेगा सिर्फ ओमेगा अंतिम हो गया। आपका दिल करे तो आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी ले सकते हो, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिया वही लो आप। जिसमें अपन u और v लेते थे, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं तुम्हारे पास u v का, कि ओमेगा का भाई ढूंढोगे कहां से, तो इसको ओमेगा 1 ओमेगा 2 बोल दो या ओमेगा नॉट ओमेगा बोल दो, जैसे तुम्हारा दिल करे। थीटा यहाँ पे क्या है, कोणीय विस्थापन, t तो t रहता है, ठीक है, और अल्फा क्या है यहाँ पे, कोणीय त्वरण, ठीक है बच्चों। पहली इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, आराम से ही पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s क्या हमारे पास, थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। लास्ट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आगे तीनों इक्वेशन। कोई डिराइव करने के लिए बोले, कैलकुलस मेथड जो अपन ने पढ़े थे ना, दूसरा ग्राफीय विधि, ऐसा तो कोई ग्राफ ही नहीं पूछेगा, तो कैलकुलस से डिराइव करने हो तो चेंज कितना सा करना है कि जहां जहां पे ये v u a और s लिखे थे वहां पे ओमेगा ओमेगा नॉट थीटा और अल्फा लिख देना, खत्म, बस हो जाएगी डिराइव, ठीक है बच्चों। तो इस लेसन के लिए बेटा इतना ही, चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में। पर उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है बच्चों, आप सबको पता है हमारा एक ऐप है लर्न एंड शेयर के नाम से। तो लर्न एंड शेयर पे आप लोगों को कुछ पेड कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है ना। हर संडे को फ्री आपका टेस्ट होता है, तो आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, और अगर आप पेड कोर्स परचेस करना चाहते हो तो आप पेड कोर्स भी क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, जिसके चार्जेस बहुत ही कम है। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी है, ठीक है। मैं फिजिक्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी मैथ में, केमिस्ट्री में भी, तीनों में देखो आपको तो पहले मस्त बिना ऐड के आपको यूट्यूब वीडियो मिलेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को यूट्यूब वीडियो के अलावा जो हम नोट्स बनाते हैं यहाँ पे वो मिल जाएंगे, ठीक है। संडे को डाउट सॉल्विंग क्लासेस आप लोगों की होती है, इंटरेक्शन कर सकते हो। मेरे सब्जेक्ट में बताऊं तो मैं एक एनडीए जेई और नीट का जो अलग सेगमेंट बनाने वाला हूं, जिसमें सारे उसके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है।
उसके अलावा आप लोगों के लिए अलग से नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। मतलब ये तो हो गया, स्लाइड्स की फॉर्म में आपको मिलता ही है, वरना उसके अलावा एक पूरे चैप्टर के, भाई आप एग्जाम के टाइम में ऑब्वियसली एक एक स्लाइड को खोल खोल के थोड़ा देखोगे, एक कंप्लीट नोट्स होंगे उसमें से स्लाइड करके सब पढ़ लिया एक बार में, तो वो नोट्स भी हम प्रिपेयर करें जो 1-2 दिन में आपके पास आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जिसने अभी तक कोर्स परचेस नहीं करा है वो नॉमिनल से चार्जेस देके परचेस कर सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले करना। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं।